Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल वसीम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, जो हमसे आरक्षण के मुद्दे पे और आरक्षण पर मीडिया की जो निगाह रही है उस मुद्दे पे बात करेंगे। देखो, मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँगा क्योंकि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तात्कालिक है, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल इमीडिएट जो गोल है, और एक है दूरगामी। पहला तात्कालिक है, दूसरा दूरगामी है। तात्कालिक में यह है कि 2019 के चुनाव में ऐसा लगा बीजेपी को और आरएसएस को खासकर कि ये जो सरकार है शायद इसके सामने बहुत गहरा चैलेंज है, क्योंकि जहाँ इस सरकार इस पार्टी को बहुत ज़्यादा बढ़त थी, जिन राज्यों को आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता था, वहाँ भी वो पार्टी हार गई। मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो इनको लगा कि जो अपर कास्ट, हिंदू अपर कास्ट है, वो मंदिर मस्जिद के मामले में आप मेरे साथ नहीं आ पा रहा है। मंदिर अब आकर्षण नहीं रहा। अब ये जो झूठ था कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये राष्ट्र का मुद्दा है, ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है। भारत के हिंदुओं ने मंदिर मस्जिद के झगड़े को राष्ट्रवाद का मामला मानने से इनकार कर दिया। ये उनको एहसास हो गया। उनको लगा कि चलो गाय गोबर से चलाएंगे, गाय गोबर भी फेल कर दिया। इसके बाद उनको लव जिहाद इसके पहले किया, वो भी फेल किया। तो मतलब जितने मुद्दे पोलराइजेशन के इस सरकार ने, इस पार्टी को चलाने वाले संगठन आरएसएस ने उठाए, वे सारे के सारे फेल करते गए। अंत में उन्होंने ये समझा कि इस चुनाव को बचाने का शायद यही एक जरिया है कि हम आरक्षण को जो अपर कास्ट के लिए लागू अगर करते हैं, तो अपर कास्ट केवल 15% भले भारत में हो, लेकिन भारत के समाज में, भारत की राजनीति में, भारत के ब्यूरोक्रेसी में, भारत की मीडिया में, भारत के हर क्षेत्र में वो एक डोमिनेंट कम्युनिटी है। ओके, तो उनको लगा कि शायद इसका एक प्रभाव पड़ेगा और हमको जिताने में ये पूरा का पूरा वर्ग समाज जुट जाएगा। तो यही कारण है कि एक तात्कालिक वजह थी कि आरक्षण को तत्काल लाया गया। दूरगामी कारण क्या है? जब से आरएसएस पैदा हुई उस वक्त आरक्षण नहीं था भारत में, क्योंकि आज़ाद नहीं था भारत। 1925 की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद से देखिए, उसका 1925 से लेकर के और भारत जब आज़ाद हुआ उस दौर में भी देखिए, तो वो एक सवर्ण हिंदुत्व पार्टी थी। एक ऐसी पार्टी जिसको चलाने वाले लोग पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के थे, महाराष्ट्र की, और जिनका काम भी उसी तरह की कम्युनिटीज़ में ज़्यादातर जगह था। आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई हिस्सा नहीं था। वो कुछ काम किया करते थे अलग ढंग का, वो अपने धर्म की बात करते थे, भारत को अतीत में ले जाने की बात करते थे। तो हमारा कहना है कि जैसे लड़ाई लड़ी गई जब आज़ादी की, उसमें भी वो नहीं थे। आज़ाद भारत में जब आरक्षण लागू हुआ तो उन्होंने शुरू में विरोध किया था तत्काल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने, जो नेहरू कैबिनेट में भी थे, जो संविधान सभा के मेंबर भी थे, उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी की थी, जिसको कि बाकायदे हमारी संसद ने खारिज कर दिया था और बाकायदे टेबल हुआ था रेजोल्यूशन, उसको 4 या 5 वोट मिले थे और टोटल सबने विरोध किया और ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में आरक्षण का जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ भारत के संविधान में, वो बड़ी लंबी बहस के बाद और माना ये गया कि ये बहुत ज़रूरी है भारत में डेमोक्रेसी को लाने के लिए। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब एक खास लेवल की बराबरी है। जब तक आप समाज में जो सदियों से वंचित लोग हैं उनको उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित जब तक नहीं करेंगे, तब तक डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में आरएसएस का अभी जो दूरगामी जो एजेंडा है वो ये है कि कैसे अतीत में भारत को ले जाया जाए और फिर उसी तरह के मनुवादी समाज को स्थापित किया जाए। और उनका असल एजेंडा जो है, दूरगामी एजेंडा, वो आरक्षण को ख़त्म करना है, आरक्षण को लाना नहीं है। क्योंकि अगर आप अपर कास्ट को भी भारत में आरक्षण दे देते हैं 8 लाख वाले, तो अगर सारे के सारे लोग आरक्षित हो जाएंगे 90%, भारत में अगर 90% लोग आरक्षित हो जाएंगे तो देयर इज नो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज की स्थिति क्या है भारत में? 8 लाख जो आबादी, 8 लाख की जो आमदनी है भारत में, तकरीबन 87% जो किसान हैं उनके पास भारत में 5 एकड़ ज़मीन है। 87%।
90% लोग ऐसे हैं, अगर आप देख लीजिए सारे के सारे सब आ जाएंगे जो इस आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे। तो जब अगर 90% लोग इस तरह के आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे उस वर्ग से, तो आप कहाँ से आरक्षण लागू करेंगे? तो ये 90% आरक्षण का मतलब या 95% आरक्षण का मतलब कि नो आरक्षण। तो ये दरअसल थ्योरी जो है, ये थीसिस जो है पूरी, वो आरक्षण को खत्म करने की है। आरक्षण को खत्म करने की। एक और जो सवाल है वो मीडिया के ऊपर उठता है कि जिस तरीके से इसको पेश किया गया, हम मान लेते हैं कि हमारे जो नेता थे उन लोगों ने उस तरीके से बात को नहीं रखा और बिना किसी लंबी बहस के उस बिल को पारित करा दिया गया, मगर क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि वो इस मामले की समीक्षा करता, बजाय इसके कि वो हेडिंग दे रहा था कि बड़ी खुशखबरी सवर्णों को मिल रहा है यार? नहीं, देखिए, भारत का जो मीडिया है उसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ और मीडिया का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी मैं लगातार कहता रहा हूँ और कहूँगा आगे कि भारत का मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसमें टोटल अपर कास्ट डोमिनेशन है। और अपर कास्ट डोमिनेशन ही केवल नहीं है, वो जो मानसिकता है वो दरअसल दलित, आदिवासी, महिला, माइनॉरिटीज़, इन सब की मुखालफत में है। भारत के मीडिया में एक अजीब तरह का सेक्टेरियनिज्म, दकियानूसी सोच है, और वो ये है इसलिए कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो जितने अच्छे लोग भी मीडिया में हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे दूसरे मसलों पर, लेकिन जैसे ही मसला वर्ण का आता है, जाति का आता है, आरक्षण का आता है, वो अचानक बदल जाते हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि अभी अंग्रेजी मीडिया में भी जो बहुत अच्छी स्टोरीज की जा रही हैं कुछ, वहाँ भी भारत के इस मीडिया में भी आप पाएंगे कि वो कहानियाँ नहीं आ रही हैं जो एफर्मेटिव एक्शन से जुड़ी हैं या जो रिजर्वेशन से जुड़ी हैं, उन पर वो स्टोरीज भी नहीं कर रहे हैं। वे लोग भी जो लिबरल्स हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये मसला नहीं उठाओ। तो ये अजीब एक ढकोसला है। या मगर वही मीडिया सर, जब गठबंधन होता है तो उसको ठगबंधन कहता है, उसको तरह तरह की बातें उसके खिलाफ जिस तरीके से दुष्प्रचार किए जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी पीछे की वजह क्या है कि आरक्षण पर जश्न मनाया जा रहा है? नहीं, मैंने इसका जवाब, मैंने आपको इसका जवाब बहुत साफ दिया कि भारत का मीडिया अपर कास्ट डोमिनेटेड मीडिया है। और अपर कास्ट केवल ये नहीं है कि उसके लोग जो हैं एक खास कम्युनिटी से आए हैं, उनकी मानसिकता फ्यूडल है, उनकी मानसिकता भी उसी तरह की है। उन्होंने जैसे आप देखिए, भारत में बहुत सारे अपर कास्ट के राजनेता थे, यहाँ तक कि मीडिया में भी शुरू में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत सुसंगत सोच के थे, बहुत ज़्यादा दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए उनके मन में पीड़ा थी, हिस्सेदारी। बहुत सारे ऐसे आप पाएंगे, जैसे आप मंडल कमीशन में ही देख लीजिए, मंडल कमीशन के बहुत सारे सेक्रेटरी जैसे थे जो अपर कास्ट के थे। आप देख लीजिए, जो उनके एक सहयोगी थे मंडल साहब के, PS कृष्णन साहब थे, वो तो दलित समाज से नहीं आते। आप देख लीजिए गिल साहब, जो ये गिल नहीं, जो अभी जो इलेक्शन कमिश्नर थे, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर थे जो सेक्रेटरी थे मंडल कमीशन। और वो गिल तो आप जानते हैं एक सरदार साहब हैं, सिख हैं और डोमिनेंट कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन ये सब लोग एक यूँ कहा जाए कि भारत में एक बेहतर बदलाव हो सके समाज में, उसके लिए कमिटेड थे। तो ऐसे लोग, नरेंद्र देव को देख लीजिए, लोहिया को देख लीजिए, ये कोई इसमें दलित नहीं था, कोई आदिवासी नहीं था, लेकिन सब अच्छे। गणेश शंकर विद्यार्थी को देख लीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी तो स्वयं ही मतलब अपर कास्ट से थे, लेकिन उन्होंने कम्युनल राइट्स को काउंटर करने के लिए अपनी जान गंवा दी। तो अभी हमारा समाज उस तरह के इंक्लूसिव सोच के लिए लगता है तैयार नहीं है, क्योंकि भारत में जो विकृतियाँ पैदा हुई हैं अर्थव्यवस्था की, संस्कृति की, कला की, बहुत सारे क्षेत्रों में आई हैं। अब मीडिया उसमें एक है, मीडिया इसको और बढ़ा रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ें नहीं सामने आ पड़ी। आखिरी सवाल, इतना लंबा करियर रहा है, अनुभव आपके पास है, इस गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कौन सा गठबंधन? ये जो गठबंधन हुआ है राजनीतिक दलों का, 2 दलों का, आपने काशीराम और मायावती के वक्त में भी गठबंधन देखा होगा, और अभी जो गठबंधन हुआ है उस पर क्या राय रखते हैं? क्या ये असर डालेगा 2019? चुनावी दृष्टि से अगर देखिए तो ठीक है, गठबंधन ये लोग करें, हम तो राजनीतिक आदमी नहीं हैं, पत्रकार हैं। तो पत्रकार के नज़रिए से किस तरीके से देख पा रहे हैं? अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये बड़ा समीकरण ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे एक बड़े समाज के लोग इसमें जुटेंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली, वैचारिक स्तर पर ये भी बहुत स्ट्रांग नहीं है गठबंधन। कुल मिलाकर एक चुनावी जुगाड़ है, चुनावी समीकरण है,
इसके पास कोई बड़ा विचार दर्शन नहीं है। लेकिन अभी इमीडिएट जो स्थिति है कि भारत में जो एक खतरा है तानाशाही का, उसके खिलाफ ये एक पहल है और मैं समझता हूँ कि इसे आपको लगता है ये गठबंधन काफ़ी असर डालेगा? और जिस तरीके के गठबंधन राज्यों में हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि राज्यों में जो इस तरह के गठबंधन हो रहे हैं वो शायद बहुत कारगर विकल्प तो ये नहीं है एक अच्छे शासन का, गवर्नेंस का, क्योंकि इनके पास मैंने पहले कहा विचार नहीं है ज़्यादा, क्योंकि विचार होता तो इस संशोधन विधेयक पर इन्होंने वो फैसला न किया होता जो उन्होंने संसद में दिखाया, जो बहुत ही घृणित था और बहुत ही बेवकूफ़ाना था और जो अम्बेडकर के थॉट्स का एक तरह से निगेशन था, निषेध था। लेकिन ठीक है, जो एक जनतंत्र में जो स्थितियाँ हैं भारत के, उसके हिसाब से देखिए तो ये एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। हमारे साथ पत्रकार उर्मिलेश जो तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे, बुलेटिन इंसान से बात करने के लिए।